हैं वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन का मतलब जिंदगी में आगे बढ़ना। वैसे प्रोग्रेशन का मतलब यही होता है ना, जिंदगी में आगे बढ़ना या किसी चीज को आगे बढ़ाना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरह की प्रोग्रेशन है जिसमें एक के बाद एक नंबर्स आते हैं कुछ फिक्स रूल को फॉलो करते हुए। सीक्वेंसेस बनती हैं और सीरीज बनती हैं। तो एक के बाद एक नंबर कैसे आते हैं, फिक्स रूल क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज क्या होती है, सारी टर्म्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एपी। एपी इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। It is a sequence of the numbers in which each number is obtained by adding a fixed number in the current value. So whenever you are looking for the next number, you'll have to add a fixed value into the current number. ठीक है, तो एपी एक ऐसी प्रोग्रेशन है जिसके अंदर अगली टर्म निकालने के लिए करंट टर्म में एक फिक्स वैल्यू को ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। अब जरा स्टेयर केस का एग्जांपल देखो। आपको ना स्टेयर्स बनानी है। सपोज करो ये सबसे ग्राउंड लेवल पे स्टेयर है। आपने अगली स्टेयर को इससे 8 इंच ऊपर बनाया, फिर उससे अगली स्टेयर, उससे भी 8 इंच ऊपर जाएगी, उससे अगली स्टेयर, उससे भी 8 इंच ऊंची जाएगी। तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, हर बार 8 इंच की हाइट ऐड करते जा रहे हो हर नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हुआ ये आपका, ये सेकेंड स्टेप हुआ, ये थर्ड स्टेप हुआ। एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर लुकिंग टू क्रिएट अ न्यू स्टेप, हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछली स्टेप में 8 इंच ऐड कर रहे हैं। अब यहां पे कुछ कॉमन टर्म्स हैं पूरे चैप्टर से रिलेटेड और पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सबसे पहली कॉमन टर्म है इसमें सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? एक लिस्ट ऑफ नंबर। ये फाइनाइट हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। मतलब फाइनाइट मतलब इसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, या फिर इनफाइनाइट मतलब यू डोंट नो वेयर इट एंड्स। ठीक है, जैसे सीक्वेंस का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ऐसे होल नंबर की सीक्वेंस आपको पता है, बचपन में पढ़ी है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। ऐसे आपको इंटीजर्स की सीक्वेंस पता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। सो दीज आर दी सीक्वेंसेस जिसमें आपको नंबर्स दिए होते हैं और नंबर्स एक के बाद एक आते जाएं। सीक्वेंस मतलब वन आफ्टर अनदर अपीयर होना। सीक्वेंस से ही उसकी बड़ी बहन बनती सीरीज। सीरीज के अंदर सीक्वेंस की इन टर्म्स का एडिशन किया जा सकता है। सीक्वेंसेस को हमेशा कॉमा की हेल्प से दिखाया जाता है, सीरीज को हमेशा एडिशन की हेल्प से दिखाया जाता है। तो सीरीज में बस हमें फैसिलिटी मिल जाती है कि अब हम इन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस और सीरीज में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सीरीज में हमें ऐड करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है और सीक्वेंस में हम लोग ऐड नहीं कर पाते। आसान सी बात है। नेक्स्ट होता है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ऑफ द सीक्वेंस मींस जनरेटिंग a new term using some mathematical relation और mathematical formula। प्रोग्रेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, आगे बढ़ना, लाइफ में आगे ग्रो करना। ये लाइफ वाली बात नहीं है। मैथ्स में प्रोग्रेशन का मतलब है कि आपको अगर एक सीक्वेंस बनानी है तो आपको एक फिक्स रूल होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एपी के अंदर जो रूल है वो मैं अभी बताने वाला हूं। ऐसे ही एक जीपी होती है, उसमें भी रूल होता है, एचपी होती है, उसमें भी रूल होता है। तो यू विल हैव टू यूज सम फॉर्मूला एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला आप अपनी पूरी प्रोग्रेशन की हेल्प से हर नेक्स्ट टर्म को बना सकते हो। प्रोग्रेशन का मतलब अगली टर्म को क्रिएट करना, करते जाना करते जाना करते जाना। सो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जनरल टर्म वो होती है जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी एपी क्रिएट कर सके। तो जब मुंह से जनरल टर्म निकले तब समझ जाना कि जनरल टर्म में इतनी एबिलिटी है कि वो पूरी एपी बना के देगी हमें जब हम चाहेंगे। आसान सी बात है। और देखते हैं और क्या है। अब एपी की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लास्ट टर्म को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ टर्म को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे कहानी का सबसे बड़ा हीरो होता है कॉमन डिफरेंस। जब मैंने एपी की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने उसमें बोला था कि एपी इज अ प्रोग्रेशन और इज अ सीरीज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड वैल्यू इन दी प्रीसीडिंग टर्म। तो यहां पे हर टर्म को ऑब्टेन करा जाता है प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स वैल्यू को ऐड करके। तो मान लो मेरे पास में ये एक सीक्वेंस है 2 5 8 11। अब यहां पे जो सबसे पहली टर्म लिखी जाती है उसे हम A1 या फिर AB बोल देते हैं। सेकंड टर्म को मतलब सेकंड पोजीशन पे है इसलिए हम इसको A2 बोलेंगे। थर्ड पोजीशन पे है इसलिए इसको हम A3 बोलेंगे एंड फोर्थ वाली को हम लोग A4 बोलेंगे। और कहां तक जा रही है हमें भी नहीं पता फिलहाल। अब अगर आप ऑब्जर्व करो
तो फर्स्ट टर्म के अंदर मतलब 2 के अंदर हमने 3 ऐड करा है, 2 में 3 ऐड करने से हमें सेकेंड टर्म मिली जो कि 5 है। 5 में हमने फिर से क्या ऐड करा, 3 ऐड करा। 5 में 3 ऐड करने से हमें क्या मिला, 8। 8 में हमने फिर से 3 ऐड करा और 8 में 3 ऐड करने से हमें क्या मिला, 11। तो हर बार मुझे अपनी करंट टर्म में कुछ फिक्स वैल्यू को ऐड करना पड़ रहा है और उस फिक्स वैल्यू को ऐड करने से मुझे नई टर्म मिलती है, मतलब ये एक एपी है। और यहाँ पे जो फिक्स्ड वैल्यू है ना जिसको हमें ऐड करना पड़ता है हर बार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अब ये कॉमन डिफरेंस आइदर पॉजिटिव हो सकती है, आइदर नेगेटिव हो सकती है और या फिर जीरो भी हो सकती है। लाइक कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि एपी इंक्रीजिंग हो रही है, मतलब वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 3 ऐड कर रहा हूं तो मेरी जो एपी है उसके अंदर टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, उनकी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही हैं। अगर ये 0 होगा तो एपी की सभी टर्म्स सेम रहेंगी। अगर मैं 0 ऐड करूंगा 2 के अंदर तो मुझे वापस 2 मिलेगा, फिर से मैं 0 ऐड करूंगा फिर से मुझे 2 मिलेगा। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब एपी की जो टर्म्स की वैल्यूज होंगी वो डिक्रीज होती जाएंगी टाइम के साथ में। सपोज करो यहाँ पे मेरा 2 के साथ में -3 अगर ऐड होता तो -1 मेरी नेक्स्ट टर्म होती, फिर से अगर -3 ऐड होता तो -4 मेरी नेक्स्ट टर्म होती। तो डी आपको ये भी बताता है कि एपी का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है। आसान सी बात है। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे पास में 2 तरह की एपीज होती हैं। एक ऐसी एपी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होती हैं, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों विजिबल होंगी, ऐसी एपी को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट एपी। और जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स का पता ना हो कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, आपको फर्स्ट टर्म तो विजिबल होगी पर लास्ट टर्म विजिबल नहीं होगी, उसकी जगह पे सो ऑन आपको डॉट्स दिखाई देंगे, तो ऐसी एपी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। आसान सी बात है। तो ये थी एपी की बेसिक कहानी जो आपको पता होनी चाहिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। इजी। तो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज को चेक करने के लिए कि वो एपी है या नहीं, हम कॉमन डिफरेंस की हेल्प लेते हैं। सपोज करो मैंने एक सीक्वेंस यहां पे बना के दिया है कि 2, 8, 14 एंड 20। हमें चेक करना है कि क्या ये एक एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेबलिंग करते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब एपी का रूल क्या है कि मुझे फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे जाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, डी। तो टेक्निकली अगर मुझे a2 चाहिए तो मुझे a1 में d ऐड करना पड़ेगा। आसान सी बात है। तो क्यों ना मैं a1 को यहां सेंड कर दूं, a2 माइनस a1 क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं a2 और a1 की वैल्यूज को पुट करता हूं तो मुझे d मिलता है 6। बस मुझे ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये एपी बन रही है, मुझे हर स्टेप के लिए d की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अगेन हमें ये भी पता है कि 8 से 14 बनाने के लिए हमें फिर से d ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स सेकंड टर्म से थर्ड टर्म बनाने के लिए फिर से d ऐड करने की जरूरत होती है। तो a3 माइनस a2 भी d होना चाहिए। ये कॉमन डिफरेंस है, इसलिए इसका मतलब कॉमन डिफरेंस है कि नेक्स्ट टर्म और प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस d होता है। तो a3 माइनस a2 को चेक करें कितना आता है, 14 माइनस 8 इज इक्वल्स टू d। तो d की फिर से वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। एंड सेम गोज फॉर दिस। दैट मीन्स a4 माइनस a3 इनका डिफरेंस भी अगर इक्वल आता है तो हो ना हो मैंने जितनी टर्म्स सामने लिखी हैं ये सारी टर्म्स क्या होंगी, एपी में होंगी। तो दैट मीन्स आपको अगर ये वेरीफाई करना है कि कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, डी फाइंड आउट करना पड़ेगा हर 2 टर्म्स के बीच में। आसान सी बात है। तो ये सबसे पहला और सबसे आसान टास्क है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, write the first term and the common difference d. Okay, so हमारी एपी कुछ ऐसी है 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2। ऑब्वियसली जो सबसे पहले लिखी गई है वही हमारी फर्स्ट टर्म है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो गई यहां पे, 3/2 विल बी आवर फर्स्ट टर्म, तो a1 विल बी 3/2। अब हमेशा ना लेबलिंग कर लेनी चाहिए, जो भी टर्म्स है उनके ऊपर a1, a2, a3, a4 जो भी आप लिख सकते हो, जहां तक भी आप लिखना चाहो वहां तक लिखो। अब d निकालना है तो d के लिए क्या होगा फॉर्मूला, दैट a2 माइनस a1, सो d विल बी 1/2 माइनस 3/2।
तो डी की वैल्यू हमने एलसीएम लिया, 2 मिला, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2/2 एंड -2/2 इज -1। तो अगर ये एपी है, ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि ये एपी है, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपसे जो पूछा गया है बस आपको वही निकालना है। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी थी, कॉमन डिफरेंस निकालना था। कभी कभी आपको टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी कि जो सीक्वेंसेस आपके सामने आ रही हैं कि वो एपी है भी कि नहीं। आसान सी बात है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? अब आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको ना इस सिचुएशंस को रीड करके एक सीक्वेंस बनानी है और बाद में चेक भी करना है कि वो सीक्वेंस एक एपी है कि नहीं, और उसका रीजन भी बताना। रीजन तो यही होता है एपी होने का कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। आसान सी बात है, वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसका फर्स्ट पार्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। होता है ना ऐसा, टैक्सी बुक कराते हो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपसे 50 रुपए ले लेते हैं, फिर बोलते हैं उसके बाद हर किलोमीटर के आपको 20-20 रुपए देना है। सो सीक्वेंस कैसी बन रही है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर क्या हो जाएगा, ये फेयर की बात हो रही है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15 रुपीज। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी A1। देन फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर फेयर जो पड़ रहा है वो है 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। कितना? 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो सपोज करो कोई पर्सन 1 किलोमीटर चलता है सिर्फ, तो उसको फेयर कितना देना पड़ेगा, 15 रुपीज। कोई पर्सन 1 किलोमीटर नहीं चलता, 2 किलोमीटर चलता है, तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 तो उसको देना ही पड़ेगा और उसको प्लस 8 रुपीज और देना पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसे में जो हमारे पास में नंबर आ जाएगा, लाइक उसका टोटल जो फेयर आ जाएगा वो होगा 15 + 8 दैट इज 23। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो उसने दिया था दैट वाज ओनली 15, राइट। अब कोई पर्सन 3 किलोमीटर चलता है, तो फर्स्ट किलोमीटर के उसने 15 रुपीज दे दिए, सेकेंड किलोमीटर के उसने 8 रुपीज दे दिए, अब थर्ड किलोमीटर के भी उसको क्या देने पड़ेंगे, 8 रुपीज। तो एवरी टाइम 1 किलोमीटर इंक्रीजेस, हर बार 8 रुपए बढ़ रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, उस पर्सन को जो थर्ड केस में फेयर देना पड़ेगा दैट विल बी 23 + 8 विच विल बी 31 रुपीज। तो इसको जितना मर्जी उतना खींच लो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टर्म्स ले लिया करो, 4 टर्म्स में हमारा काम हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो आई थी वो आई थी 15 रुपीज, सेकेंड टर्म हमारे पास में आई 23 रुपीज, थर्ड टर्म हमारे पास में आई 31 रुपीज, इसी तरह से फोर्थ टर्म कितनी हो जाएगी, 39 रुपीज। और ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आप देख रहे हो, हर बार आपको डी ऐड करना ही पड़ रहा है, 8 ऐड करना ही पड़ रहा है, बट फिर भी आपको शो करना है कि ये एक एपी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 - A1 इज इक्वल्स टू, अगर आप करोगे तो 23 - 15, ये 8 आया, इसको 1 बोला। A3 - A2 ये कितना हो जाएगा, 31 - 23, ये भी 8 होगा। ऐसे ही A4 - A3 ये कितना आ जाएगा, 39 - 31, ये भी 8 होगा। सो 3 टाइम्स हमने टेस्ट कर लिया और तीनों बार हमारे पास में कॉमन डिफरेंस डी आया। दैट मीन्स हो ना हो, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 डी इज कंसिस्टेंट, डी की वैल्यू सेम चल रही है। सो द सीक्वेंस विच वी गेट फ्रॉम दिस सिचुएशन इज इन एपी। ठीक है, एंड में आपको लिखना पड़ेगा। तो द सीक्वेंस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन सिचुएशन इज इन एपी। आसान सी बात है, रीजन हमने दे दिया, एपी हमने बना के चेक कर ली और कैलकुलेशन के थ्रू आपको एक्चुअल में रीजन पता पड़ गया। लाइक सबसे पहला काम क्या है कि स्टेटमेंट के हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी है, टर्म्स निकालनी है, और सेकंड आपको फिर डी निकालना है, और वही आपका रीजन होगा कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं। आसान सी चीज है, कोई बहुत टफ काम नहीं है। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. एक सिलेंडर दे रखा है, मतलब दे नहीं रखा, ऐसा सिचुएशन दे रखी है कि देयर इज अ सिलेंडर, उसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, मतलब उसके साथ में एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, और वो वैक्यूम पंप उसमें से एयर को रिमूव करता है, और हर बार वो
जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देता है। ठीक है, जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट रिमूव कर देता है। आपको इसमें सीक्वेंस किसकी बनानी है? आपको सीक्वेंस बनानी है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। किसकी सीक्वेंस बनेगी? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट। समझे? सीक्वेंस किसकी बनेगी? कितनी एयर सिलेंडर में एट ए टाइम प्रेजेंट है, राइट? सो इनिशियली अगर मैं बात करूं शुरुआत की, तो जब हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट टाइप का शुरू करा, तो इनिशियली एयर प्रेजेंट मान लो x है, x मीटर क्यूब हो सकती है, मतलब x लीटर हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, बस x मिलीलीटर हो सकती है, कुछ भी x ले लो, या 100 भी ले सकते थे। एक फिक्स अमाउंट लेना है आपको। अब पंप को फर्स्ट टाइम ऑन करा, आफ्टर टर्निंग ऑन वैक्यूम पंप। पंप क्या करेगा कि इसके अंदर जितनी एयर है उसका 1/4 पार्ट क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो एयर कितनी प्रेजेंट थी? x का 1/4 पार्ट रिमूव हुआ, तो अब एयर कितनी रह गई इसमें? 3/4 ऑफ x। तो ये हमारी ना सेकेंड टर्म हो गई, और जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट थी इनिशियली वो हमारी फर्स्ट टर्म है। आपको हर बार कितनी एयर बच रही है सिलेंडर के अंदर, कितनी एयर सिलेंडर के अंदर बच रही है, आपको वो लेनी है और उसकी सीक्वेंस बनानी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन है। A3। अब जब सेकेंड टाइम पे वैक्यूम पंप ऑन हुआ, लाइक फर्स्ट टाइम पे जब वैक्यूम पंप ऑन हुआ, तो ये 3/4 ऑफ x इज एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर है। तो नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा? इस गैस का भी 1/4 पार्ट पंप निकाल लेगा। तो मतलब ये हमने पंप को ऑन करा फर्स्ट टाइम, उसका रिजल्ट था। अब यहां पे आफ्टर टर्निंग ऑन पंप सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम जब पंप को ऑन करा तो ऑलरेडी उसके अंदर 3/4 ऑफ x वॉल्यूम की एयर थी, तो 3/4 ऑफ x का भी 1/4 पार्ट इस पंप ने निकाल दिया। 1/4 टाइम्स 3/4 विल बी 3/16x। इन दोनों का एलसीएम लिया, 16 आया, तो कितना हो जाएगा? 12x माइनस 3x। 12x माइनस 3x कितना हो जाता है? 9x/16। 9x/16 ना हमारी थर्ड टर्म है। एंड इस क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स ही बहुत है ये पता लगाने के लिए कि ये एक एपी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है एपी वो भी देख लो। अब हमारी जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस आई है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, उसकी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज 3/4 ऑफ x, एंड थर्ड टर्म इज 9/16 ऑफ x। दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। तो सबसे पहले हमने d निकाला, कैसे? A2 माइनस A1 से। तो d विल बी 3/4 ऑफ x माइनस x। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम लोगे 4, 3x माइनस 4x, तो d विल बी माइनस 1/4 ऑफ x। ये हमारा d आ रहा है तब जब हमने सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा। फिर से d निकालते हैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके, तो इस बार d की वैल्यू कितनी आ गई? 9/16x माइनस 3/4x। इन दोनों का एलसीएम लिया, 16 आया, तो 9x माइनस 12x कितना हो जाएगा? -3x/16। अब इस बार हमारा d कितना आया? -3/16x, और पहली बार में d कितना आया था? -1/4 ऑफ x। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है किसी भी एंगल से? नहीं है, तो दैट मीन्स d इज इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे रीजन क्या होगा? d इज इनकंसिस्टेंट, हेंस द सीक्वेंस ऑब्टेन बाय द कंडीशन इज नॉट इन AP। आसान सी बात है, बहुत इजी सी क्वेश्चन है। जो लैंग्वेज आपको दी है उसको यूज करके आपको सीक्वेंस बनानी है, उस सीक्वेंस को चेक करना है वेदर इट इज इन AP और नॉट। उसके लिए क्या करोगे? पहले तो टर्म्स निकालोगे, टर्म्स एक बार निकाल लोगे तो फिर आपको d चेक करना है कि d इक्वल आ रहे हैं या नहीं। आसान सी बात है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest of 8% per annum। ठीक है, ये क्वेश्चन बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एक पर्सन ने ना 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज
8% पर एनम पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 8% पर एनम, मतलब हर साल उसे अपने अकाउंट में जितना पैसा उसने डाला ना उसका 8% मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो उसको फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला ना सेकेंड ईयर पे उस पे भी उसको इंटरेस्ट मिले, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है t इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t। अभी जो अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में रहेगा एवरी ईयर हमें उसकी एक सीरीज बनानी है, राइट। सो इनिशियली जब उसने पैसा डाला अपने अकाउंट में तो एक साल तक तो कोई चेंज नहीं आएगा। सो इनिशियली उसने कितने डिपॉजिट करे थे 10,000 रुपीज, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 10,000 रुपीज, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अभी आप फॉर्मूला देख रहे हो, इस फॉर्मूला में पी होता है प्रिंसिपल, जितना अमाउंट जितना इनिशियल अमाउंट बैंक में डाला गया, आर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, टी होता है टाइम, कितने टाइम बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना चाहते हो निकालना चाहते हो। तो फॉर फर्स्ट ईयर मैंने टी की जगह क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, सो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, सो 10,000 कितना हो जाएगा ये 108 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो उसके अकाउंट में कितने रुपए हो गए 10800, मतलब 10,800 रुपीज, ये बन गई हमारी सेकेंड टर्म A2, दैट इज 1,800 रुपीज। अब आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल बाद में, फर्स्ट ईयर के बाद में उसके अकाउंट में इतने रुपीज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर्स जो उसको अमाउंट मिलेगा, लाइक उसके बैंक में कितना अमाउंट होगा वो निकालने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस टी की जगह पे 2 पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, सो a इज इक्वल्स टू 10,000 108 अपॉन 100 की पावर 2, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10,000 अपॉन 10,000 देन 108 इंटू 108, 10,000 से 10,000 कैंसिल, 108 इंटू 108 कितना होगा 100 प्लस 8 का होल स्क्वायर कर सकते हो दिमाग में अगर करना चाहे तो कोई, 10,064 प्लस 1600 11,600 11,664 11,664, ये जो अमाउंट होगा ये आफ्टर 2 इयर्स हो रहा है उसके अकाउंट में, तो ये हमारी थर्ड टर्म बन गई। अब आपको ये चेक करना है कि क्या आफ्टर एवरी ईयर उसके अकाउंट में जो अमाउंट है क्या वो मिलके एक एपी बना रहा है। तो हमारी फर्स्ट टर्म थी 10,000, सेकेंड टर्म कितनी हो गई 10,800 और थर्ड टर्म कितनी हो गई 11,664। सो रिक्वायर्ड सीरीज, यहाँ पे सीरीज जो बनी है हमारी वो हो गई है 10,000, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 10,800, थर्ड टर्म है 11,664। तो ये A1 ये A2 ये A3 आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, मतलब D की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। यहां से देखोगे तो D आ रहा है 800 और यहां से अगर आप D देखोगे तो कितना आ रहा है 864, तो 800 इज नॉट इक्वल्स टू 864, तो D चेंज हो गया, मतलब D इनकंसिस्टेंट है, और अगर D इनकंसिस्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज है वो AP में नहीं है। आसान सी बात है। नेक्स्ट होता है nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हो सकती है, सपोज अगर आपको 5th टर्म निकालनी है, आपको 10th टर्म निकालनी है, आपको 100th टर्म निकालनी है, आपको 1000th टर्म निकालनी है AP की, तो उसे हम nth टर्म ऑफ AP बोलते हैं। देखो पूरी कहानी मैंने यहाँ पे डाली है बट आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। A1 को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं जिसको कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 को हम लोग सेकेंड टर्म बोलते हैं। ये कैसे बनता है फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके। A3 कैसे बनता है सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, बट सेकेंड टर्म खुद क्या है फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके बनी हुई टर्म। तो टेक्निकली हमारी थर्ड टर्म क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस D, ये किसकी वैल्यू है A2 की वैल्यू है, प्लस ये वाला D। तो टेक्निकली हमारा A3 क्या आ गया A3 आया A प्लस 2D। ऐसे ही A4 क्या होगा A4 होगा A3 प्लस D। अब A3 की ये वैल्यू को उठा के जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो A4 क्या बन जाएगा A4 बन जाएगा A प्लस 3D। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर है हमेशा D का मल्टीपल उससे एक कम है,
यहाँ पे जो नंबर था 3 था, डी का मल्टीपल आप देखो कितना है 2 है। यहाँ पे ए के साथ में नंबर क्या था 4 था और डी का मल्टीपल कितना है 3 है। तो हो ना हो अगर मुझे nth टर्म निकालनी है तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 डी और यही होता है nth टर्म। फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12। एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमारी AP क्या है 2 7 12। इसमें जो फर्स्ट टर्म है A1 जिसको कि हम A भी बोलते हैं प्यार से, ये है 2। A2 कितना है 7 है। तो मुझे सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे D की। D क्या बन जाता है A2 माइनस A1। तो ओवरऑल D कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इज 5। अब AN के फॉर्मूला में हमें A चाहिए, N चाहिए और D चाहिए। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। तो हमसे कौन सी टर्म पूछी गई है 10th टर्म। तो यहाँ पे N की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 10 एंड A कितना आया था A was 2। तो A की जगह पे 2 रखा, N की जगह पे 10 रखा, 10 माइनस 1 और D कितना आ गया था 5 पुट कर दिया। तो A10 मतलब 10th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 2 प्लस 9 टाइम्स 5। सो A10 विल बी 47। आसान सी बात है। दिस इज द 10th टर्म ऑफ दिस AP। इजी। एग्जाम्पल नंबर 4। Which term of AP 21, 18, 15 is minus 81? Also, is any term 0? Give reason of your answer. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि n की वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर रहती है। यहाँ पे n क्या था नंबर ऑफ टर्म या पोजीशन ऑफ टर्म। तो ये रीजन हमेशा याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में यही रीजन यूज आएगा। तो नाउ हमारी AP क्या है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है हमारी 21। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा दैट इज A2 माइनस A1। तो A1 was 21, A2 was 18 and A3 was 15। So D will be 18 minus 21 which will be minus 3। हमें D मिल गया, हमें A मिल गया। हमसे बोला गया है कि इस AP में माइनस 81 किस पोजीशन पे आ रही है। दैट मीन्स विच टर्म ऑफ द AP इज माइनस 81। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें n निकालना है। तो हो ना हो माइनस 81 जो हमें दे रखा है ये nth टर्म है। हमें क्या करना है सिर्फ an का फॉर्मूला लगाना है। an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an इज माइनस 81, a इज 21 प्लस n हमें पता नहीं, हम ढूंढ रहे हैं और d कितना निकाला था माइनस का। ठीक है, बहुत सिंपल और बेसिक कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे आपको। सबसे पहले ट्रांसपोजिंग कर दो, माइनस 81 माइनस 21 इक्वल्स n माइनस 1 टाइम्स माइनस 3। ये ऐड होकर कितना हो जाएंगे माइनस का 102 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स माइनस 3। माइनस 3 को डिनोमिनेटर में भेजा तो n माइनस 1 क्या हो गया माइनस 102 अपॉन माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 34। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो ये जो माइनस 81 है ना ये इसकी 35th टर्म है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये था क्या इस AP में कोई टर्म जीरो हो रही है। हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम लोग इस बार AN के लिए क्या पुट कर देंगे 0। हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर कोई टर्म 0 आ रही है और वो तब वैलिड होगा जब हमें n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर मिले। दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर नहीं, n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर मिले, 0 भी नहीं हो सकती। n कैन नॉट बी इवन 0। आसान सी बात है। सो 0 या फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इस बार हमारी nth टर्म 0 है। a इज 21 प्लस n हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं एंड d इज माइनस 3। सबसे पहले 21 को सामने भेजा तो माइनस का 21 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स माइनस 3। माइनस 3 जाएगा 21 के डिनोमिनेटर में। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7s are 21। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो गया। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 7। 1 को सामने भेजा प्लस 1 दैट मीन्स 8। तो यस सिंस n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ रही है इसलिए 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और वो किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है 8th पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है जहां पे हमारे पास में 3 टर्म्स तो दे रखी हैं। अगर आप माइनस 3 करते जाओगे तो 8th पोजीशन पे आपको 0 दिखाई दे जाएगा। आसान सी बात है। डिटरमाइन दी AP whose third term is 5 and 7th term is 9। अब एक ऐसी AP के बारे में बोला गया है जिसकी थर्ड टर्म 5 है
और सेवंथ टर्म 9 है, तो हो ना हो जो हमें दे रखा है वो कुछ ऐसे है कि A3 इज इक्वल्स टू 5 एंड A7 इज इक्वल्स टू 9। ये दो चीजें हमें गिवन है, हमें AP निकालनी है। तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट्स से फर्स्ट टर्म of our AP is A and its common difference is equals to D। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि जो फैक्ट इसने हमें दे रखा है ना, हमें उसकी फॉर्मूलाज को यूज करना होता है। दैट मीन्स इसने हमें थर्ड टर्म दे रखी है, तो A3 का फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1D, विच मीन्स A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। और ऑलरेडी हमें A3 की वैल्यू गिवन है 5, तो हो ना हो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। सिमिलरली इसने हमें सेवंथ टर्म बोली है कि सेवंथ टर्म 9 है, तो A7 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A प्लस 7 माइनस 1D, विच गिव्स यू A7 इज इक्वल्स टू A प्लस 6D। और हमें सेवंथ टर्म ऑलरेडी गिवन है 9, तो A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 9 बन जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। Equation 3 or equation 4, these are the linear equation in two variables and those two variables are A and D। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, दैट मीन्स A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 9 एंड A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5। इनका सब्ट्रैक्शन किया, साइन चेंज होंगे, A से A कैंसिल, 6D में से 2D गया, क्या बचा 4D, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बचा 4, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 अपॉन 4, दैट मीन्स D इज इक्वल्स टू 1। जैसे हमें D की वैल्यू मिल गई, उसके बाद में या तो हम थर्ड इक्वेशन या फिर फोर्थ इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पुट D इज इक्वल्स टू 1 इन 3, तो थर्ड इक्वेशन 3, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5, तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स A प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल्स टू 5, दैट मीन्स A इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 विच इज 3। तो हमारी फर्स्ट टर्म है 3, हमारा कॉमन डिफरेंस है 1, बट हमें निकालनी क्या थी, AP। तो AP निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको A1 चाहिए, आपको A2 चाहिए, आपको A3 चाहिए, और 3-4 टर्म्स आप ले सकते हो, बट मैं 3 टर्म्स निकाल रहा हूं। तो A1 तो A होता है, तो दैट मीन्स इट विल बिकम 3। A2 क्या होता है, A1 प्लस D, दैट मीन्स A2 क्या बन जाएगा 3 प्लस 1 विच गिव्स यू 4। A3 क्या होगा, A3 होगा A2 प्लस D, तो A3 क्या बनेगा, A2 है हमारे पास में 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5, दैट मीन्स आगे 6, 7 एंड सो ऑन। आसान सी बात है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड AP है। एग्जाम्पल 6, check whether 301 is the term of the list of the numbers 5, 11, 17, 23. So अब यहां पे ना कहानी में ट्विस्ट है, ये लिस्ट ऑफ नंबर है, इसने बोला नहीं है AP है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये AP है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने इसकी टर्म्स को नेम दिए A1, A2, A3, A4। तो A1 इज 5, देन अगर मैं D निकालता हूं कैसे, A2 माइनस A1 से, तो D कितना आ जाएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6। अगेन मैं D निकालता हूं A3 माइनस A2 से, तो D कितना आ जाएगा 17 माइनस 11 6। अगेन मैं D निकालता हूं A4 माइनस A3 से, तो फिर से डिफरेंस कितना आ जाएगा 23 माइनस 17 दैट इज 6। तो देखो ये मैंने ओवरडू नहीं करा है, चेक कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको AP दें, फंसाने के लिए आपको हो सकता है किसी और तरीके से प्रोग्रेशन दिया जाए, ठीक है। वैसे सिलेबस में सिर्फ AP और कोई दूसरा प्रोग्रेशन नहीं, बट फिर भी सपोज करो ये MCQ में हो, देन आपको चेक करना चाहिए हमेशा, राइट। सो अगर वो AP नहीं बोल रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चेक करो कि वो AP है भी कि नहीं। अब हम लोग हमारा काम कर सकते हैं कि हमें चाहिए कि 301 क्या इस AP के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। तो पहली चीज तो मुझे पता पड़ गया, सिंस D इज कंसिस्टेंट, सो these numbers like 5, 11, 17, 23 are in AP। दैट मीन्स हमसे जो नंबर पूछा गया है क्या इस सीरीज में या सीक्वेंस में लाई करेगा, वो नंबर है 301। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस वाज 5 एंड कॉमन डिफरेंस केम आउट टू बी 6। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d।
So an is 301 is equals to a is 5 plus n minus 1 times d which is 6. 5 को सामने सेंड करा तो 301 minus 5 is equals to n minus 1 times 6. कितना हो जाएगा ये 296 is equals to n minus 1 times 6. 6 को नीचे भेजा 296 upon 6 is equals to n minus 1. 2 से कैंसिल करा, यहाँ पे 3 आ गया, 2 से कैंसिल करा 148 ठीक है। 3 से कैंसिल करा 3 4s are 12 देन बचा 28 तो 3 9s are 27 49.33 n minus 1 की वैल्यू आ रही है 49.33 n की वैल्यू आ जाएगी 50.33 अभी जो है ना है हमारा, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं होती है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू उस सीरीज में कभी लाई नहीं कर सकती, क्योंकि रूल ये कहता है कि n कैन ओनली बी अ नेचुरल नंबर विच मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आया, सो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस द वैल्यू 301 डज नॉट लाइज इन द लिस्ट, जो भी आपको लिस्ट दे रखी वो लिख लो, इसी बात है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 1074 टू -62। ओके, इसमें हमको रिवर्स में जाना है और लास्ट से 11th टर्म निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ln इज इक्वल्स टू l प्लस n माइनस 1 टाइम्स माइनस डी। तो पहली बात तो हम लोगों को यहाँ पे लास्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है। लास्ट टर्म कितनी है इसकी, -62, और लास्ट से कौन सी टर्म मांग रहा है, ये 11 टर्म मांग रहा है, तो n कितना आ गया 11। अब हमें d चाहिए, d का फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज a2 माइनस a1। तो d आ जाएगा इस केस में, देखो a1 है 10 और a2 है 7, तो 7 माइनस 10 तो d विल बी -3। हमें d मिल गया, बाकी सब हमारे पास में, करना है कैसे फॉर्मूले में पुट करना है। तो l11 लास्ट से 11th टर्म क्या हो जाएगी, -62 n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 टाइम्स माइनस डी मतलब कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3, क्योंकि d की वैल्यू ऑलरेडी -3 आई है, तो -d लगाने का मतलब क्या है कि जो भी d की वैल्यू आई है उसको नेगेटिव कर दो, आसान सी बात है। तो l11 विल बी -62 प्लस 10 टाइम्स 3, तो l11 मतलब लास्ट से 11th टर्म कितनी हो जाएगी, -62 प्लस 30 मतलब -32। तो लास्ट से जो 11th टर्म होगी इस एपी की वो होगी -32। और ये लाइन ध्यान से पढ़ना, लास्ट से टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, ऐसे लास्ट से 11th टर्म अगर बोलता तो आपको फॉरवर्ड ही जाना था, आपको पहले वाला फॉर्मूला ही लगाना था, समझ गए कि लास्ट टर्म से मैं फॉरवर्ड में अगर भेजना चाहता तो मैं ये ब्रैकेट में ये नहीं देता। तो टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म जा रहे हो तब जाके ये फॉर्मूला लग रहा है। और अगर मैं बोलता कि लास्ट टर्म से 11th टर्म निकालो मतलब इसके बाद की कोई 11th टर्म, तो उसमें आपको सेम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला लगाना था, an वाला, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो करके बताता हूं। अब ये एपी यहां तक पहुंच गई, अब इसके बाद से इसके बाद में मुझे 11th टर्म निकालनी है, तो -62 को मैं अपनी फर्स्ट टर्म ले लूंगा, समझे, और मुझे यहां से 11th टर्म निकालनी है, तो n इज इक्वल्स टू 11 लिया, d की वैल्यू -d आ रखी थी मेरे पास में, तो a11 फ्रॉम दिस 62 वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दैट विल गिव यू -62 प्लस 11 माइनस 1 टाइम्स -3, so that will give you -62 plus 10 times -3, which means -62 minus 30, so that will be -92। तो जो -92 आई है ना, ये यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में 11th टर्म, और हम लोगों ने जो -32 निकाला है वो यहां से बैकवर्ड डायरेक्शन में 11th टर्म। आसान सी बात है, इजी। A sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. देखो, जब भी
हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेशंस करते हैं। जब भी सिंपल इंटरेस्ट पे किसी सम को सबमिट करवा दिया था बैंक में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इन रियलिटी सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता, हमेशा कंपाउंड होता है, ध्यान रखना। बट सपोज करो कि ऐसा कोई नया नया बैंक खुला मार्केट में, उसको पता नहीं, ज़्यादा मैथ्स नहीं आती, तो सिंपल इंटरेस्ट पे लोगों को पैसा दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में जब किसी सम को सबमिट करवाया जाता है तो हर साल या हर साइकिल के बाद में सेम इंटरेस्ट ही मिलता है। तो ऐसे में जो सीरीज बनती है वो एक्चुअल में एपी ही बनती है। तो ये फैक्ट याद रखना, इसमें एपी ही बनेगी। पर जब कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेशन करोगे, तो जैसा कि फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन था, इस फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एपी नहीं होती है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे भी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलता है। फिर फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट आपने कमाया उस पर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलता है। तो बेटर कौन सा हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट। कब? जब हमें इंटरेस्ट चाहिए। और जब हमको इंटरेस्ट चुकाना है तो बेटर कौन सा हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। तो जिंदगी में कभी भी उधारी लेनी हो किसी से तो उसको सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला सिखाना, ठीक है? कंपाउंड वाला मत बता देना। सिंपल इंटरेस्ट में कम इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड में ज्यादा मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं जुड़ता, तो ये बहुत इजी होता है। सो सम कितना सबमिट करवाया? दैट इज 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 8%। तो इंटरेस्ट एवरी ईयर विल बी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये इसका असली फॉर्मूला होता है, बट हर ईयर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से टी को मैं हटा दूंगा, टी को सिर्फ क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा, क्योंकि एवरी ईयर द सेम इंटरेस्ट विल बी देयर, ठीक है? हर साल सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो P इंटू आर, प्रिंसिपल इज 1000, आर इज 8 अपॉन 100। तो एवरी ईयर ना 80 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हो ना हो, ये जो सम हम लोगों ने बैंक में सबमिट करवाया, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, दैट मीन्स ए। और ये जो इंटरेस्ट हमको हर साल मिल रहा है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, दैट मीन्स डी। बस आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है। सो A1 इज A विच इज 1000, A2 इज A प्लस D विच इज 1000 प्लस 80, दैट इज 1080। एंड ऐसे आप आगे की एपी बना सकते हो, पर यहाँ पे एपी नहीं पूछी है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के एंड में इंटरेस्ट निकालना कितना हो गया। देखो, आफ्टर 30 ईयर्स जो इंटरेस्ट होगा हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, टाइम कितना हो गया इस बार? 30 ईयर्स अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 8 3 जार 24, तो 38 जार 240 टाइम्स 10, 2400 रुपीज। 30 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, बस बेसिक सी 8th क्लास की मैथ्स है इसमें। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। अब सपोज करो हमें कोई एपी दे रखी थी, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। एपी में हमेशा आपको फर्स्ट टर्म तो मिलेगी। तो यहां से इसकी फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके n टर्म्स तक के सम को हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी बोलते हैं। अब यहां पे ना दो सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन तो ये कि आपको फर्स्ट टर्म के साथ में कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, और सेकंड सिचुएशन ये कि आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दी जाए बट कॉमन डिफरेंस नहीं दिया जाए। तो इन दो केसेस में दो अलग अलग रिलेशंस बनते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में फर्स्ट टर्म भी होगी और कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो मान लो कॉमन डिफरेंस इज डी, और फर्स्ट टर्म जो है हमारी, उसको हम लोग प्यार से ए बोलते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म विल बी n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। आसान सी बात है, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, याद करना है डायरेक्टली। अब यहां पे खास बात ये बनती है कि हम n के अंदर जो भी वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज करो n के अंदर हमने 5 पुट करा, तो इसने हमें क्या निकाल के दिया है? that sum of first 5 terms, which means a1 plus a2 plus a3 plus a4 plus a5। अगर हम लोग n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो ये हमें क्या निकाल के देगा? sum of first 2 terms, that means a1 plus a2। पर ये स्पेशल रिजल्ट देने लगता है जब हम n की जगह पे इसमें 1 पुट करते हैं। जब इसमें हम लोग n की जगह पे 1 पुट करते हैं तो थ्योरी के हिसाब से ये क्या करेगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब अकेली एक टर्म का खुद से कभी सम हो सकता है? नहीं हो सकता।
सो टेक्निकली Sn के फॉर्मूला में n की जगह पे जब आप 1 पुट कर देते हो तो वो हमें फर्स्ट टर्म ही रिटर्न करने लग जाता है, और उसका प्रूफ भी कर सकते हो। अगर आप n की जगह पे 1 पुट कर दोगे इस फॉर्मूला में, तो मैं फटाफट से करके दिखा रहा हूं। अब देखो 1 माइनस 1d, दैट मीन्स ये हो गया 0d, और 0d होने की वजह से ये टर्म क्या बन गई 0। तो S1 क्या आ गया 1/2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट मीन्स S1 क्या बना खुद फर्स्ट टर्म। तो जब भी आपको एक जनरल फॉर्मूला दे दिया जाए कि किसी एपी की n टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला ये है, और आपसे पूछ ली जाए फर्स्ट टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म क्या होती है, तो आपको n की जगह पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है। क्विक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज करो आपको दिया जाए कि Sn कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है किसी एपी में, तो आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे। तो S1 पुट करा, ब्रैकेट में क्या जाएगा 2, 1 माइनस 1, तो दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट टर्म है S1 क्या देगा फर्स्ट टर्म, तो दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 0 है। आसान सी बात है। ऐसे ही आप फर्स्ट 2 टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हो, ऐसे आप फर्स्ट 3 टर्म्स का एडिशन निकाल सकते हो। तो ये था फर्स्ट केस जब आपको फर्स्ट टर्म के साथ में कॉमन डिफरेंस गिवन हो। अब सेकंड सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके पास में फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है, बट कॉमन डिफरेंस नहीं होता। तो लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे L कह देते हैं, और फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली हम लोग A ही बोलते हैं। तो इस केस में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला बन जाता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आसान सी बात है। अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म होती है ना, वो हमारी nth टर्म भी कहलाती है। क्यों? सपोज करो आपकी एपी है, ये फाइनाइट एपी है, जिसमें फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, और लास्ट टर्म An है। तो हम लोग जब इसके सम की बात कर रहे हैं, जब हम लोग Sn की बात कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, A1 से लेकर इस पूरी एपी को An तक ऐड करना चाहते हैं। आसान सी बात है। तो हो ना हो, ये An हमारी लास्ट टर्म बनी है, और फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली क्या थी A1 थी। तो अगर मैं इसको Sn के फॉर्मूला में रखूं, Sn का फॉर्मूला क्या बनता है n/2 a प्लस l। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि L जो होती है ये हमारी nth टर्म होती है। nth टर्म का फॉर्मूला तो आपको याद ही है, क्या होता है a प्लस n-1 टाइम्स d। इजी। तो आप यहां पे जैसे ही n का फॉर्मूला रखोगे तो आपको वापस से पुराने वाला फॉर्मूला भी मिलेगा। सो अगर हमारे पास में एपी की फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी हो, कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा हो, और हमें n टर्म्स का एडिशन निकालना है जहां पे लास्ट टर्म हमारी nth टर्म हो, तो ऐसे में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस n। आसान सी बात है। अब ना कुछ स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, कुछ यूजफुल रिजल्ट्स होते हैं। पहला यूजफुल रिजल्ट है द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कहां तक n तक। अब ये n कुछ भी हो सकता है, ये n 100 भी हो सकता है, ये n 1000 भी हो सकता है, ये n 1 लाख भी हो सकता है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये एक पर्टिकुलर रिजल्ट है, ये हम निकालेंगे भी। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है जिसमें हमसे निकलवाया गया है। ठीक है, तो अभी आने वाला वो एग्जांपल उसमें हम देखेंगे। अब इसके जैसे ही दिखने वाले और भी रिजल्ट्स हैं, दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। हालांकि ये एपी में नहीं है, बट स्टिल इस रिजल्ट को आप दिमाग में रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे काम में आ जाएगा। तो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n+1 2n+1/6। आसान सी बात है। सिमिलरली द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो ये नेचुरल नंबर्स का निकाला था ना हमने एडिशन, बस इसका स्क्वायर करना है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो ये होता है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो ये तीन रिजल्ट दिमाग में रखना। ये तो एपी की वजह से हो रहा है, बट ये दोनों एपी में नहीं है, बट स्टिल रिजल्ट्स दिमाग में रखना, कहीं ना कहीं लाइफ में काम जरूर आएंगे। आसान सी बात है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। एपी है हमारे पास में 8, 3, -2। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई 8, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सो डी विल बी 3 - 8 दैट इज -5। हमें सम कितनी टर्म्स का निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म्स का। तो हो ना हो n हमारे पास में 22 है, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 टाइम्स d।
हमारे पास में सारी चीजें हैं, यहाँ पे 22 रखा, तो जहां जहां पे n है वहां पे 22 रखना पड़ेगा। 2a, a की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस 22 माइनस 1 टाइम्स d, d इज -5। 2 से 22 कैंसिल 11 टाइम्स, तो S22 विल बी 11 टाइम्स 16 प्लस 22 माइनस 1 21 टाइम्स -5, तो S22 इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स 16 प्लस 21 5s are 105, तो -105। 105 माइनस 16 माइनस 89 टाइम्स 11 माइनस 979, तो ये हो गया हमारे पास में सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2। आसान सी बात है, इजी। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10, then find its 20th term. तो क्या क्या दे रखा है पहले वो देखते हैं हम लोग। Sum of first 14 terms is 1050 और फर्स्ट टर्म कितनी है 10। निकालना क्या है हमें 20th टर्म, A20th। तो सबसे पहले हम S14 का फॉर्मूला बनाएंगे। देखो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स d। S14 हमें गिवन है 1050, n की जगह पे 14, 14/2, 2a की जगह पे 10 प्लस 14 माइनस 1 टाइम्स d, d हमें नहीं पता। जब d आएगा तभी हम आगे कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 1050 टाइम्स 2, 14 को भी नीचे भेज दो लगे हाथों, सामने कितना हो जाएगा 20 प्लस 13d। 2 से 14 7 टाइम्स कैंसिल, 7 से 105, 15 टाइम्स कैंसिल, तो न्यूमरेटर में कितना आ गया 150। सामने कितना है 20 प्लस 13d, 20 को सामने भेजा तो 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। 150 माइनस 20 इज 130, 130 बाय 13, 13 से 130 कैंसिल, क्या आया 10। अब हमारे पास में d है, हमें a ऑलरेडी दे रखा था कि हम 20th टर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। a 20th क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, तो n की जगह 20 डालना था, तो अगले स्टेप में डाल देंगे। a 20th विल बी a is 10 प्लस 20 माइनस 1 टाइम्स d was 10, ठीक है। तो a 20th will be 10 plus 19 times 10, so a 20th will be 10 plus 190 which means 200। आसान सी बात है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम बिकम्स 78। मतलब इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 24, कॉमन डिफरेंस निकाल ही लेंगे हम लोग, 21 माइनस 24 दैट विल बी -3। यहाँ पे हमें Sn दे रखा है 78, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो AP में फर्स्ट टर्म है 24, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 21 माइनस 24 मीन्स -3, Sn कितना हो गया 78। तो आसान सी बात है, हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स d। तो Sn हमें n ही निकालना है यहाँ पे। Sn की वैल्यू हमारे पास में 78, हम लोग n ढूंढ रहे हैं, तो n/2 ब्रैकेट में 2a ट्वाइस ऑफ 24 प्लस n-1 टाइम्स d, d इज -3। ये 2 ना सामने भेज दो, तो 78 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स 24 विल बिकम 48 प्लस माइनस का 3 इंटू n क्या बन जाएगा माइनस का 3n, -3 इंटू -1 कितना बन जाएगा प्लस का 3। 78 2s are 156 is equals to n times 48 plus 3 51 minus 3n, n अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 156 is equals to 51n माइनस का 3n स्क्वायर। अब ये बन गई है n के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें n की 2 वैल्यूज मिलेंगी। अब ये हो सकता है कि n की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो, तो दोनों ही सही आंसर है।
और अगर n की एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव हुई तो नेगेटिव वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि n कैन नेवर बी ए नेगेटिव नंबर। आसान सी बात है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीअरेंज करेंगे। 3n स्क्वायर माइनस का 3n स्क्वायर सामने जाके प्लस का 3n स्क्वायर हुआ, 51n सामने जाके माइनस का 51n हुआ, और ऑलरेडी 156 वहां पे पहले से था। अब इन तीनों में से आप नोटिस करो, तीनों में से 3 कॉमन है, तो जब भी कॉमन मिले फटाफट से बिना समय गवाए निकाल लेना चाहिए। 17n प्लस 52 इजिकल्स टू 0। ये 3 चला गया 0 के पास में, नीचे डिनोमिनेटर में। हमें n स्क्वायर और 52 मतलब 52n स्क्वायर बनाना है। इस 17 से ब्रेक डाउन करके फैक्टर्स होंगे n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आया n माइनस 13 माइनस सेकेंड टू टर्म्स में से कॉमन आया 4 n माइनस 13। अब हमारे पास में ना दो फैक्टर्स आ रहे हैं, और इन दोनों फैक्टर्स को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे एक एक करके तो हमें n की वैल्यूज मिलेंगी। तो केस वन में n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 रखा तो n इज इक्वल्स टू 13 आया। अब n की ये वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, और क्या n नेचुरल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये n की वैल्यू 13 बिल्कुल सही है। ठीक है, केस 2 में भी ऐसा ही हो रहा है। हमें n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 भी एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे 4 भी सही आंसर है। दैट मीन्स आइदर 13 टर्म्स और 4 टर्म्स ऑफ दिस AP कैन मेक दिस सम 78, क्योंकि इसका d नेगेटिव में, इसलिए ऐसा हो सकता है। आसान सी बात है। तो ये एंड वाला पोर्शन जरूर चेक करना सब लोग। अगर n की वैल्यू कभी नेगेटिव आती हुई दिख जाए तो वो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, find the sum of the first 1000 positive integers and the first n positive integers। ठीक है, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो मैंने बताया था द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। मैं पहले वो पार्ट कर रहा हूं, बाद में ये करूंगा। द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, देखो n पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर ही होंगे, मतलब आप 1 से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हो, आपको इनका सम निकालना है। a1 इज इक्वल्स टू, हमारा क्या हो जाएगा? 1, कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली 2 माइनस 1 1, और हमें कितनी टर्म्स का एडिशन करना है? n टर्म्स का एडिशन करना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन क्या हो जाएगा? n अपॉन 2, 2 a की जगह पे क्या आ गया? 1 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पे क्या आ गया? 1। तो Sn के कितना हो जाएगा? n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 प्लस n माइनस 1। 2 और माइनस 1 क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे प्लस n। तो क्या बना फॉर्मूला? n प्लस 1 अपॉन 2। ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एडिशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, एक जनरल टर्म बन गई। अब इस जनरल टर्म का फायदा क्या? सपोज करो मैंने बोला आपको मुझे स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो आपको सिर्फ n की जगह पे क्या पुट करना है? 5। मैंने बोल दिया मुझे स्टार्टिंग के 1000 नेचुरल नंबर्स का एडिशन चाहिए, तो n की जगह मुझे क्या पुट करना है? 1000। तो इसलिए मैंने इसको पहले करा है। तो अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स चाहिए तो मुझे सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर क्या पुट करना पड़ेगा? n की जगह पे 1000। तो मैंने पहले फॉर्मूला बना लिया, अब सिर्फ उस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। 500 500। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स। और क्या इंपॉर्टेंट निकला यहां से? n प्लस 1 अपॉन 2। Find the sum of the first 24 terms of the list of the numbers whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n। देखो ये nth टर्म जो दी जाती है ना, ये जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म का। इसका फायदा ये होता है कि आप n की जगह पे अगर 1 पुट कर दोगे इसके अंदर, तो आपको फर्स्ट टर्म पता पड़ जाएगी। क्यों पता पड़ जाएगी? क्योंकि देखो
n की जगह पे 1 पुट करा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, a1 में। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a1 is 5। ऐसे ही अगर आप n की जगह पे इसमें 2 पुट कर दोगे तो ये जनरल फॉर्मूला या जनरल टर्म आपको क्या निकाल के दे देगी, द सेकेंड टर्म ऑफ AP, that will be 7। 3 plus 4 is 7 and 3 plus 2 is 5। अब अगर किसी भी AP की आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म पता पड़ गई ना तो आप उस AP का कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ भी के लिए आपको n भी चाहिए, वैसे यहाँ पे n दे रहा है ये कितना, 24 टर्म्स। ओके, सो पहली चीज जो हमें जरूरत पड़ती है दैट इज d। d क्या हो जाता है, a2 माइनस a1। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 माइनस 5, दैट विल बिकम 2। तो हमसे मांगा गया है सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 मतलब 24/2 ब्रैकेट में 2a, a मतलब a1 विच इज 5 प्लस n माइनस 1, 24 माइनस 1 टाइम्स d, d मीन्स 2। 2 से 24 कैंसिल 12 टाइम्स, तो S24 will be 12 times 2 times 5 will be 10 plus 23 times 2. So S24 will be 12 times 10 plus 23 2s are 46. So S24 will be 12 times 56. S24 will be 672. Easy. मान लो आपके पास में 3 टर्म्स एपी में है, ए बी सी। ए फर्स्ट टर्म है, बी सेकंड टर्म है और सी थर्ड टर्म है। तो बी जो होगा ना वो ए और सी का अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। मीन का मतलब होता क्या था, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है उनको ऐड करो, लाइक ऑल टर्म्स को ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, तो उनकी बीच की वैल्यू निकल के आती है। हमेशा बीच की वैल्यू निकल के आती है। फॉर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने बोला कि 5, 10 एंड 15 आर इन एपी, है ना एपी में, क्योंकि 5 + 5 10, 10 + 5 15 एपी में। तो अगर मैं 5 + 15 बोल दो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, 20/2 मीन्स 10। कौन सी टर्म आई, बीच वाली टर्म। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब यही है कि दो टर्म्स के बीच वाली टर्म को आप उनका अर्थमेटिक मीन बोलते हो, जो ऐसे मिले कि आपने उन दो टर्म्स को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब उनका मीन ले लिया। सो व्हेनेवर देयर आर 3 टर्म्स इन एपी देन द मिडिल टर्म इज नोन एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 3 टर्म्स की बात करी जाती है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक मीन डाले जा सकते हैं, बट वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल के लिए अर्थमेटिक मीन का मतलब ये हो जाएगा, अगर 3 टर्म्स एपी में है तो ए बी सी के लिए एक रिलेशन बना रहा हूं मैं, इफ ए बी सी आर इन एपी तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। भाई बी माइनस ए क्या हो जाएगा, यहां पे कॉमन डिफरेंस, सी माइनस बी क्या हो जाएगा, यहां पे कॉमन डिफरेंस विल बी द सेम। सो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, बी को इधर भेजा, ए को सामने भेजा, तो b प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी। तो ट्वाइस ऑफ b विल बी a प्लस सी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस सी अपॉन 2। और इसलिए b a और c के बीच का अर्थमेटिक मीन कहलाया, क्योंकि आपने a और c को ऐड करा, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 ही टर्म्स थी, ठीक है। तो ये कहलाता है अर्थमेटिक मीन। तो जब भी वर्ड देखो अर्थमेटिक मीन, उसका मतलब यह है कि दो टर्म्स के बीच की टर्म की बात हो रही। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 10। क्या करना है आपको, 9 + 10 अपॉन 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 19/2 दैट इज 9.5। तो ये जो 9, 9.5 और 10 होंगे ना, ये तीनों मिलके एक एपी बनाएंगे। और आपको दिख भी रहा होगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0.5। आसान सी बात है, इजी। तो फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक मीन, देन सेकंड टर्म, ये मिलके क्या बना देते हैं, एक एपी बना देते हैं। और उसका रिलेशन क्या है, b इज इक्वल्स टू a प्लस सी ओवर 2। आसान सी बात है, जहां पे a और c एक्सट्रीम टर्म्स होंगी और b उनके बीच का अर्थमेटिक मीन होगा। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज दिस, या सम ऑफ 4 टर्म्स इन एपी इज दिस, या सम ऑफ 5 टर्म्स इन एपी इज दिस, एक तो कंडीशन ये होगी, साथ में एक और कोई ना कोई दूसरी कंडीशन दे रखी होगी। तो ऐसे में आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी 3 टर्म्स।
तो 3 टर्म्स अज्यूम करने के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि आप फर्स्ट टर्म को a मानोगे, सेकंड को a प्लस डी मानोगे और थर्ड को a प्लस 2d मानोगे। आपको ये नहीं करना है। आपको जब भी 3 टर्म्स अज्यूम करनी है तो आपको उनको ऐसे अज्यूम करना है कि फर्स्ट टर्म होगी a माइनस डी, सेकेंड टर्म होगी a और थर्ड टर्म होगी a प्लस डी। इसका फायदा क्या है? क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज दिस, तो आप जब इन्हें ऐड करते हो, कुछ भी हो सकती है सम ऑफ 3 टर्म्स, और आप जब इन्हें ऐड करते हो तो इस पूरे एडिशन में से d गायब हो जाता है और ये जो आपका रिडक्शन होकर रह जाता है सिर्फ एक ही टर्म्स में रह जाता है। तो आप फाइनली यहां से फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप 3 टर्म्स को ये मान लोगे तो आप जब ऐड करोगे तो आपकी इक्वेशन के अंदर वापस से आपको 2 वेरिएबल्स ही मिलेंगे, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए हमेशा जब सम ऑफ 3 टर्म्स की बात करी जाए तो आपको क्या अज्यूम करना है? a माइनस डी, a प्लस डी। जब सम ऑफ 4 टर्म्स की बात करी जाए तो आपको क्या अज्यूम करना है? a माइनस 3d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। इन सभी केसेस में ना कॉमन डिफरेंसेस सेम है। इस केस में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो d आ रहा है, इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी d होगा। बस यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, 3d बनेगा, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस होगा 2d, राइट? इस केस में कॉमन डिफरेंस 2d बनेगा। और लास्ट केस जो मैंने बनाया वो 5 टर्म्स के लिए, ऐसे आप और भी बना सकते हो। तो अगर आपको 5 टर्म्स अज्यूम करनी है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, और इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना होगा? d होगा। याद रखना इसमें कॉमन डिफरेंस 2d है। तो अगर कॉमन डिफरेंस मांगा जाएगा तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा कि मेरा कॉमन डिफरेंस 2d है ना कि d है। आसान सी बात है, कर सकते हो। Sum of 3 terms in AP is minus 3 and their product is 8. Find the numbers. 3 टर्म्स है तीनों AP में और उनका एडिशन दे रखा है -3 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 8। तो लेट्स से 3 टर्म्स आर, मैंने क्या बोला था जब 3 टर्म्स होंगे तो क्या अज्यूम करोगे? a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, विच इज ये हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, ये हमारी सेकेंड टर्म कहलाएगी, ये हमारी थर्ड टर्म कहलाएगी। इनका एडिशन दे रखा है -3, तो हो ना हो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इन तीनों टर्म्स का एडिशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू -3, d से d कैंसिल, a क्या हो गया? 3a इज इक्वल्स टू -3, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/3 विच मीन्स -1। अब हमें a मिल गया, a इज इक्वल्स टू -1। पर सिर्फ एक सिचुएशन या एक कंडीशन काफी नहीं रहती है क्वेश्चंस को बनाने के लिए, आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी। यहां पे दे रखा है इनका प्रोडक्ट 8 है, तो फिर से a1 इंटू a2 इंटू a3 इज इक्वल्स टू 8। तो a1 की वैल्यू कितनी है? a माइनस डी, a2 की वैल्यू कितनी है? a, और a3 की वैल्यू कितनी है? a प्लस डी। a माइनस डी और a प्लस डी ये मिलके क्या बना रहे हैं? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और साथ में आपको क्या मिल रहा है? a के, और सामने 8। अब a की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या निकाली हुई है? -1। अब हम लोग इसमें -1 पुट कर देंगे, तो -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर देन -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 8 हो गया। -1 का स्क्वायर विल बी +1, तो 1 माइनस डी स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट से, दैट विल बी 8। तो -1 प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, -1 को सामने भेजा तो हमारे पास में डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 8 प्लस 1, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में 9, और रूट 9 क्या होता है? +-3। तो अब एक बात जरूरी कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको डी की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और डी की दोनों वैल्यूज के लिए आपको एपी निकालनी जरूरी है अलग अलग, ठीक है? डी की दोनों वैल्यूज के लिए आप एपी निकालोगे। तो डी की हमारे पास में 2 वैल्यूज है +-3, और ए हमारे पास में कितना आया था? -1। तो केस 1 व्हेन डी इज इक्वल्स टू +3। अब हमें एपी निकालने के लिए ना जो हमने 3 टर्म्स मानी थी उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। a1 क्या था? a माइनस डी, a2 क्या था? a, और a3 क्या था? a प्लस डी। ये याद रखना, जिसको आपने एपी लिया है आप उसी में तो पुट करोगे। आप ये नहीं कर सकते हो आपकी a प्लस डी, a प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारी? a माइनस डी मतलब -1 माइनस का 3, तो इट विल बिकम -4। सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी? a विच इज -1, और थर्ड टर्म क्या बन जाएगी? a प्लस डी,
ए प्लस डी क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 3 विच विल गिव यू 2। तो पहली एपी जो यहाँ पे हमारे पास में मिल रही है वो होगी -4 -1 एंड 2। अब अगर डी को हम लोग -3 ले लें तो क्या होगा, काम सेम करना है बट डी को -3 लेना है। सो केस 2, ए तो सेम रहेगा -1, बट डी इस बार हम लोग लेंगे -3। सो हमारी जो एपी होगी A1 A2 A3 हमने किनको अज्यूम करा था, दोज वर A minus D then A plus D। A minus D will be -1 minus of -3। so -3 माइनस कितना हो जाएगा, +3 minus 1 is 2। A कितना हो जाएगा, फिर से -1, और A plus D कितना हो जाएगा, -1 -3 -4। तो कुछ खास बात आप लोगों ने ऑब्जर्व करी कि जो सेकंड एपी आई है ये एक्चुअल में फर्स्ट एपी का रिवर्स ऑर्डर है। फर्स्ट एपी हमारे पास में थी -4 -1 2, और सेकंड एपी हमारे पास में आई है 2 -1 -4। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको 2 बार अलग अलग सीक्वेंसेस मिलती हैं जो कि एक दूसरे की उल्टी होती हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। आसान सी बात है। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose square is 120। तो 4 नंबर्स इन एपी और हमें सम दे रखा है। ये इस बात का हिंट है कि हमें जो हमारी 4 नंबर्स मानने हैं वो क्या मानने हैं, a minus 3d, a minus d, a plus d एंड a plus 3d। ये हमारे वो 4 नंबर्स हैं जो एपी में है। सबसे पहली चीज हमें इनका सम दे रखा है 20। तो a1 plus a2 plus a3 plus a4 is equals to 20, which means a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equals to 20। तो फायदा यही होता है इस तरह से मानने का कि इस वाले स्टेप में आके हमारी d की सारी टर्म्स गायब हो जाती हैं। तो बना 4a is equals to 20, which means a की वैल्यू 20/4 कैंसिल करा, कितना आ जाएगा 5। तो ये आगे फर्स्ट टर्म। सिचुएशन एक और दी जाती है हमेशा, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। इनकी टर्म्स के स्क्वायर का एडिशन कितना है 120। दैट मींस a minus 3d का स्क्वायर प्लस a minus d का स्क्वायर प्लस a plus d का स्क्वायर प्लस a plus 3d का स्क्वायर, ये कितना है 120। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर खोलने पड़ेंगे। a स्क्वायर माइनस 6ad प्लस 9d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6ad प्लस 9d स्क्वायर। 6ad से 6ad कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल। देखो कितने a स्क्वायर हो गए हमारे पास में, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर हो गए, और हमारे पास में 9 और 1 10, वापस 9 और 1 10, तो हमारे पास में 20 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर हो गए, और सामने आ रहा 120। समय से 4 कॉमन निकाला, तो 4 कॉमन निकालो तो कितना बना, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, सामने 120, इसको नीचे भेजा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120/4 विच मीन्स 30। अब देखो हमारे पास में ना a की वैल्यू थी, अब टाइम आ गया कि हम a की वैल्यू पुट कर दें। a की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो हमने फ्रॉम 1 पुट a इज इक्वल्स टू 5। 5 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 सामने गया, 5d स्क्वायर कितना आ जाएगा, 30 माइनस 25, तो 5d स्क्वायर कितना आ गया 5, तो यहां से d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5/5 विच मीन्स 1, तो d कितना आ जाएगा रूट में 1। सो दैट मीन्स d की हमें 2 वैल्यूज मिल गई, प्लस माइनस 1।
अब हमें डी की इन दो वैल्यूज के लिए ये चारों टर्म्स ढूंढ के निकालनी है। तो केस 1, जब a की वैल्यू 5 लूंगा और d की वैल्यू 1 लूंगा तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a1 विच इज a माइनस 3d, तो 5 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 विच विल गिव यू 2। सेकेंड टर्म a2 कितनी हो जाएगी a माइनस d, दैट मीन्स 5 माइनस 1 विच विल बी 4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a प्लस d, a प्लस d मतलब 5 प्लस 1 विच विल बी 6, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी a plus 3d which will be 5 plus 3 that will be 8, तो 2 4 6 8 ये हमारी आ गई फर्स्ट एपी या फर्स्ट 4 टर्म्स जो इस पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो कर रही हैं। अब केस 2 करेंगे तो केस 2 में क्या हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 5 और d की वैल्यू क्या ली जाएगी -1, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी 5 माइनस -3 विच विल बी 8, सेकेंड टर्म क्या बनेगी 6, ऐसे ही थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 4, और ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या बन जाएगी 2। तो होता ही है कि सेकंड वाली जो सीक्वेंस बनती है वो फर्स्ट वाले सीक्वेंस की जस्ट उल्टी बनती है। आसान सी बात है।